नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। मैनेजमेंट अकाउंट पार्ट 2 जो हम डिस्कस करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास पहले नहीं मिला था, वो क्वेश्चन पे हम वापस यहाँ पे रिवाइज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड ऑफ द कॉस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्री। सो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दोनों चीज़ की दे रखी है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखा है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था, वो पॉइंट था आपके पास कि आपके पास यहाँ पे मेंशन किया गया था कि रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास शॉर्ट सप्लाई है और प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, जिसको डायरेक्ट टर्म्स लेबर के हिसाब से करना है। सेल्स वैल्यू भी लिमिटेड मेंशन किया गया है और हमारे पास सिर्फ 2,05,000 घंटे हैं और मैक्सिमम प्रोडक्शन 25,000 यूनिट का कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसका अगर हम सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनेगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले लिया है कि सेलिंग प्राइस दोनों की हम लेते हैं यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 440 रुपये एक्स का और वाई का हमने दे रखा है। ओके, सो ये दोनों जो प्राइस हमारे पास थी उसमें से मटेरियल कॉस्ट हमने लिखा हुआ 80, ओके, और यहाँ पे 320 हमने लिखा है। लेबर का चार्जेस दोनों के जो मेंशन किए थे वो लिख रखे हैं। अब इसके अंदर आप देखो तो जो भी हमारे पास यहाँ पे लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट दे रखा था, वही दोनों हमने ले रखा है। लेकिन यहाँ पे पर लीटर है 40 रुपये पर लीटर, तो 80 को हम 40 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 2। और 320 को अगर हम डिवाइड कर लेंगे डिवाइड बाई 40 तो हमारे पास कितना मिल जाएगा कि 8 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल कॉस्ट हो गया। लेबर के लिए देखा जाए तो 100 है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर डायरेक्ट लेबर है, तो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आंसर हमें ले जाएगा 5 और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 10। सो ये दोनों चीज़ हमारे पास हो गई। अच्छा, इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट में ये वैल्यूज़ लिख रखी है कि क्या वैल्यूज़ इसके अंदर आती है और यहाँ पे भी हमने देखा है। अच्छा, ओवरहेड जो कॉस्टिंग है वो भी हमने लिखा है। तो हमें दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 220 एंड 400। वेरिएबल कॉस्ट हमें माइनस करनी है दोनों में से, सेलिंग प्राइस में से, यानी 440 में से 80 माइनस करना है, 440 में 80, 100 और 40 तीनों माइनस करना है। इसी तरह से वाई प्रोडक्ट के अंदर बात करें तो 1000 में से 320, 200 और 80 माइनस करेंगे 400 रुपये हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जो हमें बोला गया था कि रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई, तो हमें रॉ मटेरियल का जो ये ब्रैकेट में अमाउंट हमने दे रखी थी जो 2 रुपये आया था, तो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो इसका रॉ मटेरियल का पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास मिल गया। हाँ, वो 110 मिल गया। और यहाँ पे अगर 400 रुपये है तो यहाँ पे हमने जो लिखा था डिवाइड बाई 8, तो हमने डिवाइड बाई 8 कर तो 50 रुपये मिल गए। तो इसके हिसाब से हम प्रायोरिटी देंगे तो शॉर्ट सप्लाई के हिसाब से कंट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा आता है उसको पहले करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमने एक्स को दे रखा है, सेकेंड नंबर दे रखा है वाई को। अच्छा, इसी तरह से हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बोला गया था। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर अगर हम कैलकुलेशन करना है तो उसमें भी हमें लेबर कॉस्ट लेनी है। तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे 5 रुपये दे रखी थी, यहाँ पे 10 रुपये दे रखी थी। तो यहाँ 220 डिवाइड बाई 5 और 400 डिवाइड बाई 5 कर 10 कर दिया, तो यहाँ 44 मिल गया, यहाँ पे 40 मिल गया, ये दोनों मिल गया। सेल्स वेरिएबल बोला है तो उसमें पीवीआर से फाइंड करना है, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। जो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है फॉर्मूला के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन दैट इज 220 डिवाइडेड बाई 440 कर देंगे परसेंटेज, तो 50% मिल जाएगा। और यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, सो हमें 40% मिल जाएगा। तो दोनों हो गया। अब बात आती है लिमिटिंग फैक्टर की। तो लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ था। यहाँ पे हम करेंगे कि हमें प्रायोरिटीज़ किससे देनी है। सो हमें यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे 44 रुपीज़ आ रहा है, ओके, और यहाँ पे 40 रुपीज़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स प्रोडक्ट को दे देंगे। तो एक्स प्रोडक्ट को देना है तो किस तरह से करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल एक बना रखा है, आपको दिखाते हैं कि आपके पास 2,05,000 आवर्स फिक्स है। अब आपका 25,000, पहले हम एक्स को प्रायोरिटी देंगे तो एक्स के लिए हमने 25,000 यूनिट का उसका जो पर यूनिट कॉस्ट था 5 रुपीज़, 5 पर लेबर आवर। तो हमारे पास 5 घंटे चाहिए हमें 1 यूनिट बनाने के लिए, तो कुल 1,25,000 घंटे तो यही यूज़ हो जाएंगे। सो 2 लाख में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो 80,000 हमें मिल जाएगा। ये जो 80,000 है इसको हम ये 10, यहाँ पे रेट इसका 10 है तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे,
तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 8000। सो 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वाई का। तो इसके हिसाब से हमने दोनों का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट फाइंड किया कि हम एक्स का बनाते हैं 25,000 यूनिट, इसका कंट्रीब्यूशन 220 था तो 55 लाख रुपए हो जाएगा। 8,000 यूनिट वाई के बना रहे तो उसका 400 रुपये के हिसाब से 32 लाख रुपए हो जाएगा। तो 87 लैक्स आपका टोटल अमाउंट है। उसमें से आपका फिक्स कॉस्ट जो है 30,000 वो माइनस कर दिया गया। ओके, तो आपके पास नेट प्रॉफिट मिल जाएगा इसके अंदर 86,70,000। तो ये आपका एक जो एग्जाम्पल था वो आपके पास आपका मिल गया एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल था, उसके हिसाब से वापस हम हमारे क्वेश्चन पेपर पे चले जाते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने सेक्शन 1 बाकी का कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, अब बात आती है आगे, जो कि नेक्स्ट सेक्शन 2 की बात करते हैं। सो सेक्शन 2 में ये बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें आपको क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए यहाँ पे है सहिष्णु लिमिटेड provide the following informations for the financial year 22-23 regarding the production and sales of 5,000 units achieved 50% capacity of utilization. So ये आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे पूरी के पूरी, और ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास दे रखी है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से हम देखा जाए तो क्वेश्चन जो था हमारे पास, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4B जो हमारे पास है ये कुछ इस तरह सा था। तो इसके अंदर हम एंटिसिपेटेड दैट द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 10%। यहाँ पे जो भी कॉस्ट हमारे पास है वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 10% से, और जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन सेम रहेगी। अच्छा, साथ में हमें 60% के लिए भी बनाना है। तो 60% के लिए किस तरह से बनाएंगे हम, तो वो भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास था वो हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4B पहले 5,000 यूनिट्स के लिए बनाएंगे हम। सो 5,000 यूनिट्स के लिए जो कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से है। अगर 50% के हिसाब से 5,000 है तो 60% के हिसाब से 6,000 यूनिट हो जाएगा। ओके, सो इसके हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास जो है पहले हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 300 है, लेबर 120 है। ओके, और ओवरहेड के बारे में लिखेंगे। तो उससे पहले हम फिक्स वाला कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले ये 300 और 120 लिख देंगे 5,000 यूनिट के। 300 एंड 120 डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। पहले हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन देते हैं। अच्छा, इसको हमने 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 लाख, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 लाख। अच्छा, ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो यहाँ पे होता है 200 का 40% अमाउंट फिक्स है। इसका मतलब हमें 60% अमाउंट लेना है। तो 200 का 60% अमाउंट लेंगे यानी 120 रुपये हो जाएगा। तो इसका 120 रुपये हमने प्रोडक्शन ओवरहेड लिख दिया 60%। इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 लाख। अच्छा, मार्केटिंग ओवरहेड के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर तो पूरा फिक्स है, अभी नहीं लेंगे, हम वेरिएबल काउंट कर रहे हैं। मार्केटिंग में 60 रुपीज़ वेरिएबल है तो हम 60 रुपीज़ वेरिएबल यहाँ पे लिख देते हैं, मार्केटिंग का 60 रुपीज़, और इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट मिल गई 3 लाख रुपए। अच्छा, यानी कि हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 30 लाख रुपए, और पर यूनिट का सबका टोटल कर दिया तो 600 रुपये हमारे पास मिल गया। ओके, अब बात करते हैं ये इसका वेरिएबल कॉस्ट है उसके हिसाब से। तो नीचे में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो हमने 60% के अंदर देखो, हमने सब में 300 था तो 300 तक 10% बढ़ा के 330 कर दिया। 120 था उसका 10% बढ़ा के 132, 120 का 132 कर दिया। 60 था तो 60 का 66 कर दिया। तो इसके हिसाब से हमने सबको 6,000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट लिख ली 19,80,000। 132 इंटू 6,000 तो 7,92,000। यहाँ पे भी 7,90,000। 66 इंटू 6,000 तो 396, यानी कुल मिला के ये हो गया 39,600। ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट के बाद। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट के बाद।
फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या था हमारे पास, तो पहला तो हमारे पास ये प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दे दिया गया था कि 40% प्रोडक्शन ओवरहेड था जो कि फिक्स था, यानी 200 का 40% अगर हम निकालें तो इसका कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमने फिक्स लिख दिया 80 रुपये। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड तो पूरा का पूरा 100% फिक्स अमाउंट दे रखा था, यानी 80 का 80 रुपये यहाँ पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे 80 का 80 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिख रखा है कि जो कि पूरे का पूरा फिक्स है। ओके, और ये इसके हिसाब से आगे जो हमारे पास है मार्केटिंग ओवरहेड 160 था, उसमें से 60 रुपीज़ वेरिएबल था, तो बाकी का 100 रुपीज़ जो रह गया वो 100 रुपीज़ आपका क्या हो गया, फिक्स हो जाएगा। तो वो हमने लिख दिया है 100 रुपीज़ फिक्स किसके अंदर, यहाँ पे 100 रुपीज़ ओवरहेड में। इन सबको हमने 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 इंटू 5000 तो 4 लाख रुपए, यहाँ पे भी 4 लाख रुपए और यहाँ पे 5 लाख रुपए, 100 इंटू 5000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, तो यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में दैट्स फिक्स कॉस्ट विल बी रिमेन अनचेंज, यहाँ पे बताया था फिक्स कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पे देखो आप 4 लाख का 4 लाख, 4 लाख और 5 लाख एज इट इज़ हमने लिख लिया है, लेकिन उसको हम 6000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 66.67, 66.67, 83.33 ऐसा आंसर मिलता है। तो हमने टोटल ए और टोटल बी सारे फिक्स कॉस्ट और सारे फिक्स कॉस्ट 13 लाख आ गए, तो हमने टोटल ए जो हमारे पास 30 लैक्स था वो 30 लैक्स और ये टोटल बी जो हमारे पास 13 लाख था, कुल मिला के 43 लैक्स कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो ए था वेरिएबल कॉस्ट का टोटल था 39,600, सॉरी 39 लैक्स 60,000 और ये 13 लाख कुल मिला के हमारे पास हमने कर दिया 52 लैक्स। तो ये इस तरह से हमें सिर्फ बनाना है फ्लेक्सिबल बजट, सिर्फ कॉस्ट बनानी है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जबकि यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हमें कैश बजट बनाना था। तो कैश बजट बनाएंगे पूरा, देखते हैं कैश बजट में क्या बोला गया है आपको कि यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स दे रखा है फरवरी टू, यहाँ से फरवरी से लेके सारा आपको एक एस्टिमेटेड सेल्स दे रखा है कि आपको किस तरह से सेल्स दे रखे हैं। देखो यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लेकिन हमें बनाना है सिर्फ यहाँ पे अप्रैल टू जुलाई। ओके, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ का बनाना है, 4 मंथ्स के लिए बनाना है। अच्छा, कलेक्शन कैसे आएगा, तो बोला है कि यहाँ पे जो एवरेज 20% ऑफ सेल है वो कैश सेल्स है, यानी वो पैसा आपको मिल जाएगा, और क्रेडिट सेल्स है वो 3rd मंथ के अंदर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेंशन किया कि जनवरी का पैसा आपको मार्च में मिलेगा। परचेज कर रहे हो वो 60% ऑफ सेल्स है, यानी आपको पेमेंट कर देना है सेल्स के अमाउंट का 60% अमाउंट आपका परचेज अमाउंट है, जो कि सेम मंथ में यानी वही मंथ में आपको पेमेंट करना है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें तो 10% ऑफ सेल्स है और वो पेमेंट इन हाफ ऑफ द अमाउंट आपको पे कर देना है और हाफ ऑफ द नेक्स्ट मंथ में जाएगा। और अदर देन कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल्स कमीशन 5% जो है वो इन अ 3rd मंथ यानी उसके बाद वाले मंथ में पेमेंट करना है। फिक्स एक्सपेंसेस 7.5 लाख रुपए और अदर एक्सपेंसेस भी आपको मेंशन किए गए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 15 लाख रुपए जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो शुरू करते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन हमने पूरा बनाया है कि सबसे पहले आपका ओपनिंग कैश बैलेंस जो आपके पास है वो ओपनिंग कैश बैलेंस लिख लेते हैं और फिर एक एक करके कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये आपका ओपनिंग कैश बैलेंस था, वो हमने लिख दिया। अब बात करते हैं सेल्स की। सो सेल्स के अंदर क्या था, तो सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो सबसे पहले 20% सेल्स कैश सेल्स आपको बता दिया था। सारी लाइन्स हटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा, बारी बारी से कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपके पास बोला गया था कि 20% जो था वो कैश सेल्स था। ओके, यानी आपको बनाना है सबसे पहले अप्रैल मंथ का, तो अप्रैल का जो भी सेल्स है उसका 20% कर लेंगे, फिर मई का अमाउंट का 20%, जून का अमाउंट का 20% और जुलाई का अमाउंट का 20%। तो 1,60,000 था, 1,60,000 सॉरी 1 करोड़ 60 लैक्स, उसका 20% करेंगे। 2 करोड़ का कर लेंगे, 1 करोड़ 80 लैक्स का कर लेंगे और 1 करोड़ 60 लैक्स का कर लेंगे। तो सबका 20% करने के बाद हमें मिलता है 32 लैक्स, 40 लैक्स, 36 लैक्स एंड 32 लैक्स।
ओके, उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट सेल्स की, कि जो क्रेडिट सेल्स है वो आपको थर्ड मंथ में मिलने वाला है। अच्छा, तो उसकी कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं आपको, यानी कि फरवरी में जो आप सेल्स करोगे उसका पैसा आपको अप्रैल में मिलेगा, मार्च का आपको मिलेगा मई में, अप्रैल का मिलने वाला है जून में, मई का मिलेगा जुलाई में, और जून का अमाउंट मिलेगा अगस्त में। ओके, वो इस तरह से आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो वो भी आपको बता दिया है कि थर्ड मंथ के अंदर, यानी कि रिमेनिंग 80% की बात चल रही है ये। तो 80% अमाउंट किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है कि अप्रैल के अंदर जो अमाउंट मिलेगा, ये 80% अमाउंट हमने सबका कैलकुलेशन कर रखा है। सॉरी, ये वेरिएबल एक्सपेंस का है, सॉरी। तो 80% अमाउंट है जो इसके अंदर हमने कैलकुलेशन कर रखा है। सो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे कि सबसे पहले हमें मिल जाएगा फरवरी का अमाउंट जो है, वो फरवरी का अमाउंट जो हमारे पास है वो मिल जाएगा आपको अप्रैल में, यानी ये मिल जाएगा अप्रैल के अंदर, यानी 1,80,00,000 का 80%। सो वो हमने लिखा है 96 लैक्स, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है 96 लैक्स। उसके बाद जो आएगा मई मंथ के अंदर, सो मार्च का जो आपका 20% मिले 80% मिलेगा वो मई में मिलेगा, ये 1,20,00,000 का 80%, जो कि वो भी आया हमारे पास 96 लैक्स। उसके बाद देखा जाए तो अप्रैल का 80% हमें जून में मिलेगा, तो जून में हमने लिखा है 1,28,00,000, और मई मंथ का जो अमाउंट है वो हमें जुलाई में मिलेगा। सो 2 करोड़ का 80%, यानी कि 1,60,000 तक। ये हो गया। अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इनकम में दे रखा था, दैट इज यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, जो कि 12,50,000 है इन द मंथ ऑफ मई। तो हमने वो इनकम के अंदर लिख ली है 12,50,000 इन द मंथ ऑफ मई। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सो एक्सपेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में बताया था उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन थी परचेस के बारे में। सो परचेस के बारे में यहाँ पे लिखा था 60% ऑफ सेल्स। ओके, तो जो मंथ है उसका, जैसे कि अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का 1,60,00,000 है, उसका 60% अमाउंट हमें निकाल देना है, और वो अप्रैल के अंदर ही बताएंगे। इस तरह से 2 करोड़ का 60%, 1.8 करोड़ का 60%, और 1.6 करोड़ का 60%, सॉरी, जो कि हमारे पास परचेज अमाउंट मिल जाएगी 96, 1,20,00,000, 1,08,00,000 एंड 96 लैक्स। ये हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। सो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया गया था, उसके बारे में लिखा था कि 10% ऑफ द सेल्स। ओके, और वो आधा पैसा आपको कब देना है, करंट मंथ के अंदर, और आधा पैसा आपको देना है नेक्स्ट मंथ के अंदर। ओके, तो देख लेते हैं कि यानी इसका मतलब अप्रैल का जो अमाउंट है, अप्रैल का सेल्स आपके पास 1,60,00,000 है, तो उसका 10% हो जाएगा 16 लाख रुपए। जो 16 लाख आपको क्या लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से आपको 16 लाख के आधे, यानी कि 8 लाख रुपए आपको अप्रैल में पे करने हैं, और बाकी के 8 लाख रुपए आपको मई महीने में पे करना है। तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन दे रखा है, और कैलकुलेशन यहाँ पे हमने बता रखा है कि अब मंथ ऑफ मार्च की बात करें तो मार्च का जो आपके पास अमाउंट रहेगा वो 1,20,00,000 था, राइट। उसका आधा आपको मार्च में मिलेगा, आधा अप्रैल में मिलेगा। तो 1,20,00,000 का 10% निकाला जाए तो हमारे पास हो जाएगा यानी 12 लाख रुपए। तो 12 लाख में से हमने देखो, ये 12 लाख में से 6 लाख तो मार्च में मिल गया, तो जो कि ज़रूरत नहीं है, हमें अप्रैल का ले लिया। इस तरह से अब मार्च मंथ का जो सेल्स है वो 1.6 करोड़ है, 1,60,00,000 है, उसका 10% होता है 16 लाख रुपए। उसमें से आधा 8 लाख रुपए अप्रैल में, 8 लाख रुपए मई में जाएगा। इसी तरह से आप देखा जाए तो आप मई महीने के अंदर आपको मिलेगा 20 लाख रुपीज़, जो कि 2 करोड़ का 10% है। तो 20 करोड़ का 2 करोड़ का 10% हो जाएगा 20 लाख, उसका आधा आपको मई में मिल जाएगा, और आधा आपको जून में मिल जाएगा। जून की बात करें तो जून के अंदर आता है 18 लाख रुपए, जो कि आपको 9 लाख जून में मिलेंगे, जुलाई में बाकी के 9 लाख मिलेंगे। और जुलाई की बात करें 16 लाख रुपए हो रहे, तो 8 लाख आपको जुलाई में मिलेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे अगस्त में, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने 14 लाख, 18 लाख, 19 लाख और यहाँ पे 17 लाख हमने टोटल बना रखा है। जो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के तहत हमने यहाँ पे मेंशन किए 14 लाख, 18 लाख, 19 लाख एंड 17 लाख।
अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन बोला गया है 5% ऑन सेल्स है और मेड इन अ थर्ड मंथ, यानी थर्ड मंथ के हिसाब से देखा जाए तो इसी तरह से फरवरी का है वो आपको अप्रैल के अंदर देना है, मार्च का है वो मई के अंदर देना है, अप्रैल के अंदर है वो जून के अंदर देना है उसका, यानी जो जो सेल्स वैल्यू है उसका 5% के हिसाब से हमने कमीशन काउंट किया है। और कमीशन अमाउंट आता है 6 लाख, 6 लाख, 8 लाख एंड 10 लाख। ओके, उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस सब में 7.5 लाख रुपए मेंशन किया था, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इंटरेस्ट पेएबल अप्रैल के अंदर है 16 लाख रुपए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है जून के अंदर, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है 65 lakhs, वो हमने लिख दिया। और के सारे एक्सपेंसेस जिस मंथ के अंदर मेंशन किए थे उसके हिसाब से, यानी अभी आपका एक्सपेंस का टोटल करने की बारी आ गई। 1,39,50,000, 1,51,50,000, 1,50,50,000 और 1,95,50,000। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको टोटल इनकम जो आपके पास थी वो टोटल इनकम में से आपको टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जो कि 1,43,00,000 थे पहले, उसमें से 1,39,50,000 आपको माइनस कर देना है। सो आपको 35 लाख रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास बनता है वो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर के अंदर हमने यहाँ पे ओपनिंग में मेंशन किया है। वो ओपनिंग के अंदर 35 लैक्स हमने लिखा है, उसके अंदर सारी इनकम ऐड करके 1,83,50,000। ओके, फिर इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस कर लिए, जो कि हमारे पास है 1,51,50,000 और हमारा प्रॉफिट बन गया 32 लैक्स क्लोजिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस हमने नेक्स्ट मंथ के अंदर ऊपर पहले लिख दिया जून के अंदर, और हमारा इसके हिसाब से टोटल आ गया 1,96,00,000 टोटल इनकम, और टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए जो कि हमें दे रखे थे 1,50,50,000। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बन गया 45,50,000 रुपये। इस तरह से हमें कैश बजट पूरा बनाना है, जो कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। ये पूरा कैश बजट हमारे पास इस तरह से कुछ CR होगा। ओके, ये आपका कैश बजट पूरा हो गया, राइट, जो आपको पूरा बनाना है। फुल क्वेश्चंस आपको पूछा गया था 15 मार्क के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बताया गया है कि हमें मटेरियल वेरिएंसेस फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस, सब यूजेस वेरिएंस, मिक्स वेरिएशन, सब यूजेस वेरिएंस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट 1032 किलोग्राम है और यहाँ पे 960 किलोग्राम के लिए हमारा स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो एज पर आपके एक्चुअल होना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटीज आपको मेजर करके रखी है 700 एंड 300, इसको रिवाइज करेंगे। ओके, और हम पूरा बना देंगे कि यहाँ पे 1032 किलोग्राम के लिए ए की क्वांटिटी क्या बनेगी और बी की क्वांटिटी क्या बनेगी। देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से आंसर हमने बनाया हुआ है। कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है यहाँ पे पूरा रिवाइज करके। सो ये क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, हमने क्या कर दिया कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर हमने कर दिया कि आपका जो 700 किलोग्राम था वो 700 किलोग्राम को डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 960 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1032 से। सो हमारे पास ये जो क्वांटिटी 700 किलोग्राम की थी वो हमारी मिल गई 752.5 किलोग्राम, ये 752.5 किलोग्राम। इसी तरह से हमने दूसरा भी कैलकुलेशन कर दिया 300 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 1032 किलोग्राम, तो हमारा उसका आंसर भी आ गया, दैट इज 322 किलोग्राम 0.50 पैसा। अब ये पूरे स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास बना रखे हैं, ये पूरे स्टैंडर्ड हमारे पास क्या हो गए, ये पूरे के पूरे स्टैंडर्ड हमारे हो गए पूरे के पूरे जो क्वेश्चन में दिया गया था 1032 किलोग्राम के लिए। अब देखेंगे इसका टोटल हो गया 1075, इसका टोटल 1100 दे रखा है। प्राइस जो दे रखी थी 40 रुपये और 15 रुपये और 50 रुपये और 12 रुपये, वो एज इट इज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है 40, 15 एंड 50, 12। अब हमें ढूंढना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जो फॉर्मूला है इसका
फॉर्मूला है हमारे पास MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइसेस। तो यहाँ पे हमने उसका फाइंड कर लिया है कि 752 इंटू 40 करके हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड का और 600 इंटू 50 करके यहाँ पे अमाउंट मिला। हमारा आंसर आ गया दोनों माइनस करके +100। अगर यहाँ पे आंसर आपका प्लस में आता है इट्स फेवरेबल, और या अगर नहीं आता है माइनस में आता है तो इसे अनफेवरेबल भी कह सकते हैं या एंटीसिपेटेड भी कह सकते हैं। बी के बारे में इसी तरह से कैलकुलेशन किया है 322 इंटू 15 और 500 इंटू 12 करके हमने बी का भी यहाँ पे ढूंढा है। उसका आंसर आ रहा है -11,625.5। उसमें से 100 माइनस कर दिया तो -10,625। ए और बी का टोटल करेंगे तो इस तरह से हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। अब बात आती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस की। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के हिसाब से देखा जाए तो इसी में आपको करना है प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास जो थी वो यहाँ पे 600 मेंशन की थी क्वेश्चन के अंदर, ये 600 क्वेश्चन में है, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारे था 40, ये 50 था, तो हमने 600 माइनस 40 इंटू 50 लिख दिया है। आंसर आ गया -6000। बी का करेंगे तो यहाँ पे सेम 500 एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास थी, ओके, और इसको हमने स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास 15 थी, उसमें से 12 माइनस कर दिया, 3 रुपीज़, ये 1500 रुपये। आंसर माइनस में आ गया 4500, तो हमने एंटिसिपेटेड लिख दिया है। अच्छा, उसी तरह से हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस MQV कहेंगे। उसका है सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन में दे रखा था उसके हिसाब से हमने ये भी ढूंढ लिया। अब बात आती है आगे टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कब करना होता है? सबसे पहली बात तो ये होगी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेशन कब होती है? जब दोनों का स्टैंडर्ड और एक्चुअल का टोटल डिफरेंस है, ये 1100 है, ओके, और यहाँ पे 1075 है, तो हम इस दोनों का जो टोटल है वो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस हम जो है ये सॉल्व आउट करेंगे। इसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये हमने रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये उसकी फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो ए का 752 आ रहा है और उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1075 और एक्चुअल क्वांटिटी 1100। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 1075 हमारे पास है तो उसका स्टैंडर्ड बनता है 752.5, तो 1100 के लिए कितना बनेगा? तो भी हमारा आंसर आएगा 770। और इसी तरह से बी का भी कर दिया 330। इसी से हम हमारा सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल MMV कह सकते हैं उसको, दोनों फाइंड करेंगे। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस या फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हमने यहाँ पे ढूंढा है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस RSQ माइनस AQ, ओके। तो RSQ हमने अभी ढूंढ लिया है, दैट इज 770, और एक्चुअल क्वांटिटी तो 600 दे ही रखी थी, तो माइनस करके हमने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आंसर आ गया 6800। और इसी तरह से दूसरा भी हमने फाइंड कर रखा है। सब यूजेस की फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारा पेपर जो था कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता था। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं आपको सॉल्व आउट करने के लिए कि आप अच्छे से समझ पाए, ओके। मिलते हैं ऐसे ही आगे बहुत सारे पेपर्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे।